नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री चैनल पे। आज है 22 फरवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल के बारे में। अ यूपी टीचर हु किल्ड हर फैमिली मे बी इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू बी हैंग्ड इन 70 ईयर्स। तो भारत के स्वाधीनता के 70 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा जब किसी महिला को भारत में फांसी की सजा दी जाएगी। तो क्या है शबनम और सलीम का केस, क्या घटा था उस दिन अमरोहा जिले में, क्यों ये बनने जा रही है पहली वुमेन जिन्हें हैंग किया जाएगा, कौन है ताज जो इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत कुछ है यहाँ जानने के लिए, पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये उत्तर दे इस क्वेश्चन का कि इनके अलावा क्या किसी और महिला को इससे पहले फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है या नहीं। ये जो देख रहे हैं ये है शबनम है। आपको जो उत्तर देना है वो इनको छोड़ करके अगर कोई और महिला है तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या है ये पूरी घटना। आगे बढ़ने से पहले आप इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट करके बताएं कि वो कौन सा फंडामेंटल राइट है दैट इज कंसर्न विथ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 17। इन चारों में से जो भी सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताएं। और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके या फिर हमें मेल के थ्रू अपना उत्तर लिख करके भेज सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 200 से 250 शब्दों में आप लोगों को लिख करके देना है। ये सवाल है, राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व राइट एट द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो आपको पता होगा 2018 में भी इससे रिलेटेड एक जजमेंट आई थी राइट टू लाइफ से रिलेटेड, दैट वाज केएस पुट्टास्वामी केस। उसमें राइट टू लाइफ के बारे में चर्चा की गई थी। राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ के अंदर में आती है, आर्टिकल 21 के अंदर में इसका वर्णन वहाँ किया गया था। तो बहुत कुछ है यहाँ पर जानने के लिए। आप इस सवाल का जवाब चाहे तो मेल करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या है शबनम और सलीम का केस। आखिर ये घटना क्या है। देखिए, ये है सलीम और ये है शबनम। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षित, 2 सब्जेक्ट में इनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री थी, इंग्लिश और ज्योग्राफी में। और ये सलीम ये क्लास 6 ड्रॉप आउट एक लड़के हैं जो लकड़ी काटने का जो कारखाना होता है वहाँ पर ये काम करते थे। तो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस जो हम कह सकते हैं वो पहले से ही थी। और इन दोनों का जो प्यार था ये शबनम के परिवार वालों को एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने इनके प्यार को अपनाने से मना किया, इनके जो रिश्ते थे उसको अपनाने से मना किया था। और यही कारण बनी थी, यही सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण इन दोनों ने मिल करके 2008 में अपने ही परिवार के, शबनम के परिवार के 7 लोगों को रातों रात मार दिया। तो जो लोग इसमें मरे थे, जिनको इन लोगों ने मिल करके मारा था, वो थे शबनम के पिता, उनकी माता, शबनम के बड़े भाई, शबनम की भाभी, शबनम के छोटे भाई, उनकी भतीजी राबिया और उनका 10 महीने का भतीजा अनीस। तो आप इससे पता कर चल सकता है आपको कि ये कितनी दर्दनाक ये घटना थी जो 2008 में इन दोनों ने मिल करके दी थी, जिसमें एक 10 महीने का एक बच्चा भी मारा गया था। तो आइए आगे देखते हैं और क्या हुआ था। ये कौन है शबनम। शबनम देखिए सैफी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और ये एक और वजह है जिसके कारण से ये क्वेश्चन इस बार आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये आप सोशियोलॉजी जिनका भी ऑप्शनल है या फिर जो एथिक्स पेपर का एग्जाम देने वाले हैं यूपी पीसीएस, यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी बन के आ सकती है कि शबनम जो थी ये सैफी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और सलीम जिनसे ये प्यार करती थी वो पठान कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ऑलरेडी एक यहाँ पर इन लोगों का कम्युनिटी डिफरेंस दोनों के बीच में था और उसके ऊपर दोनों के सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी थे दोनों के बीच। तो क्या ये लव अफेयर्स के कारण ये इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था या फिर इनका जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस था उसके कारण ये घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया, ये धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। फिलहाल आखिर ये अमरोहा जिला है कहाँ। देखिए ये है भारत के ये ऊपरी राज्य है, नॉर्दर्न स्टेट है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का जो ये पश्चिमी भाग है यहाँ पर है ये अमरोहा जिला। और इसी अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील में रहते थे शबनम और उनके परिवार के 7 लोग। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, शबनम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट थी। वो इंग्लिश और ज्योग्राफी दोनों में 2-2 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट थी और वो शिक्षा मित्र के रूप में काम भी कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत। तो इतनी शिक्षित होने के बावजूद आखिर इन्होंने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, तो जैसा हम लोग पहले ही बता चुके हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी इस बात का बार बार वर्णन किया है कि एक तो जो इनका जो प्यार था इसको
इनके परिवार वालों ने नहीं अपनाया, इस कारण से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। और दूसरा था कि इनके परिवार के जब 7 लोग शबनम के परिवार के मारे जा चुके थे, उसके बाद अकेली सारी जायदाद की वारिस शबनम थी। तो एक प्रॉपर्टी का जो रोल होता है यहाँ पर यह भी एक उभर करके सामने आया था कि दोनों ने जायदाद की लोभ में आकर के इन लोगों का कत्ल किया था। तो देखिए, ये एक इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, द केस ऑफ अमरोहा शबनम, द फर्स्ट वुमेन लाइकली टू बी हैंग्ड सिंस 1947। और इनके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं। देखिए, भारत में किसी को भी फांसी की सजा सुनाना बहुत ही आसान बात नहीं है। यहाँ पर जब भी फांसी की सजा सुनाई गई है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पर इसको वास्तविक रूप से लास्ट तक फांसी नहीं दी गई है। आपको शायद पता हो, मार्च 2020 में आखिरी बार दिल्ली में निर्भया रेप केस के जो 4 अभियुक्त थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद से ये शबनम का जो केस है ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाता है और मीडिया इसे बहुत 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 पर्सपेक्टिव से कवर करती है। तो आगे देखिए क्या घटी थी आखिर उस रात को। अप्रैल 14 और 15 वो तारीख था 2008 साल का, जब शबनम ने सलीम के साथ मिलकर के अपने परिवार के 6 लोगों को नशे की दवा खिला करके, नींद की गोली खिला करके नशे में सुला दिया था। और एकमात्र जो वो अर्श जो था 10 महीने का बच्चा, ये सिर्फ बचा हुआ था। इनको उन्होंने नशे की कोई दवा नहीं खिलाई थी, इसलिए ये नहीं नशे में था। और फिर सलीम उनके घर में आता है और एक एक करके सभी लोगों का सर वो एक कुल्हाड़ी की सहायता से काट देता है। तो देखिए, एक एक करके 6 लोगों को तो जिनको नशे की दवा इन लोगों ने खिलाई थी वो तो उनका सर ही लोगों ने काट दिया। और फिर बचता है ये 10 महीने का उनका अपना भतीजा अर्श। इसको शबनम ने खुद गला दबा करके मारा था। तो सोच सकते हैं इससे कि ये कितनी दर्दनाक घटना रही होगी, उस रात की घटना कितनी दर्दनाक रही होगी। और इसमें भी सबसे आश्चर्य की बात है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद शबनम ही वो पहली महिला थी जो चिल्ला करके सभी लोगों को बुलाती है और कहती है कि कुछ अननोन असाइलेंट्स उनके घर में घुस आए थे और उन्होंने इनके परिवार के सभी लोगों को मार दिया। तो देखिए, ये खुद इस घटना को अंजाम देने के बाद एक अपनी पटकथा रचती है और सबको ऐसे विश्वास दिलाना चाहती है कि कुछ अननोन असाइलेंट्स ने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन जैसे जैसे कोर्ट का ये ट्रायल बढ़ता है आगे, दोनों शबनम और सलीम एक दूसरे के बातों में, दोनों के बातों में डिफरेंसेस आते हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं और फिर जाकर के एक रहस्य का खुलासा होता है कि आखिर इन्होंने ही मिलकर के अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। तो शबनम और सलीम को ये हत्या के 5 दिन के बाद अरेस्ट किया जाता है। और जब अरेस्ट किया जाता है तो सबसे हैरानी की बात जो मीडिया के सामने आती है, जो समाज के सामने आती है, वो थी कि शबनम ऑलरेडी उस समय 7 वीक्स की प्रेग्नेंट थी। तो देखिए, वो पहले से ही जो उनका रिलेशन था, शायद यही सबसे बड़ी वजह बना था जिसको उनके परिवार वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और यही वजह बनी थी जिसके कारण इन्होंने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि दिसंबर का महीना 2008 साल का, उसमें उन्होंने, शबनम ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिस बच्चे की कहानी भी हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सुनेंगे। तो क्या है कोर्ट का जजमेंट इस रिलेटेड में। देखिए, 2010 में, 2008 की ये घटना है, 2010 में अमरोहा सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुनाया था। तो सेशन कोर्ट ने जब डेथ सेंटेंस सुनाया तो ये हाई कोर्ट के पास जाता है कि क्या ये अपहेल्ड करेगी हाई कोर्ट या नहीं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 में उनके डेथ सेंटेंस को, जो कि अमरोहा सेशन कोर्ट ने सुनाया था, उसको अपहेल्ड किया। फिर 2015 में मई मंथ में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया। यानी कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों कोर्ट्स ने इनके डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड किया। मतलब इनका फांसी पे चढ़ना लगभग तय था। फिर भी इतने दिनों तक ये केस डिले रहा क्योंकि बहुत सारे लीगल रेमेडीज होते हैं किसी भी अभियुक्त के पास। जब उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है उसके बाद उनके पास बहुत सारे ऐसे रिकोर्सेज होते हैं जिसको वो यूज करके अंत तक अपनी बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि जनवरी में फिर से सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच जज ने इसको लेकर इस केस की सुनवाई की और उन्होंने अपने जजमेंट में जो बात कही वो है कि अमरोहा किलिंग्स जो है, इसका फाइनलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी इज इंपॉर्टेंट। मतलब अब जो ये फाइनलिटी शब्द, इसमें कितनी गंभीरता है, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो कांड उन लोगों ने किया था, जो कत्ल उन लोगों ने किया था, वो कितना ही संगीन जुर्म था। कोर्ट का ये कहना है कि अब फाइनलिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस में। हालांकि आपको बता दें कि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि हाँ इनको सजा होगी, फांसी की सजा होगी, उसके 10 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया था डेथ वारंट पे। और जब तक डेथ वारंट इशू नहीं होता तब तक इन लोगों को फांसी हो नहीं सकती थी, इसलिए ये फांसी धीरे धीरे बहुत सालों तक टलती रही। पर आज जब 2021 में हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं
तो आपको पता होगा कि 2020 में ऑलरेडी जनवरी का ये महीना था, सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की एक जजमेंट में, जिसको सीजेआई शरद अरविंद बोबडे खुद लीड कर रहे थे, उन्होंने डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड किया था। हालांकि जब इनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे उनके पास उन्होंने अपने एक लीगल रिकोर्स जो उनके पास अवेलेबल होता है मर्सी पिटीशन का, वो उन्होंने मर्सी याचिका फाइल की थी। पर गवर्नर, उस वक्त के जो गवर्नर थे यूपी के राम नायक, उन्होंने उनके मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। और इसके रिजेक्शन के बाद आपको पता होगा कि प्रणब मुखर्जी यानी उस समय के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनके पास भी 2016 साल में इन्होंने मर्सी पिटीशन डाला था और इस मर्सी पिटीशन को भी राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया था। और ये मर्सी पिटीशंस डालने के पीछे जो ग्राउंड्स उन्होंने बताए थे, शबनम और उनके लॉयर ने बताए थे, वो थी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ये निभाना चाहती है अपने बच्चे के प्रति। इनका बच्चा जो मोहम्मद ताज, जिसका जन्म 2010 में हुआ था, 2008 में माफ कीजिएगा हुआ था, उसके प्रति जो कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसका हवाला दे करके इसके ग्राउंड पे ये अपना मर्सी पिटीशन फाइल की थी। हालांकि बार बार ये रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद देखिए, जब इनका मर्सी पिटीशन ये फिर से सेम डे एक बार फिर से सेकंड मर्सी पिटीशन डालती है गवर्नर ऑफ यूपी के पास और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। हालांकि इनका मर्सी पिटीशन पहले भी रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन इस बार इनके पास जो एक एडवांटेज है वो है इनका बच्चा। इनका बच्चा इसलिए ये एडवांटेज है क्योंकि आप ये देख सकते हैं, उनका ये बच्चा जो मोहम्मद ताज है, ये बच्चा बोर्ड लेकर के बैठा हुआ है और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट अंकल जी प्लीज फॉरगिव माय मदर शबनम। राष्ट्रपति अंकल जी मेरी मां शबनम को माफ कर दीजिए। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू, एक ऐसा लीगल रिकोर्स है जिसके थ्रू शायद ये बच सके, शायद शबनम की फांसी टल सके। और यही उम्मीद कर रहा है ये नन्हा सा 12 साल का बच्चा, शबनम का बच्चा, शबनम का जो पुत्र है मोहम्मद ताज, ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह वो अपनी मां को बचा सके। हालांकि ये कितने हद तक सफल हो पाता है ये देखने की बात है। और अगर इनका एग्जीक्यूशन होता है, देखिए ये जो आपके सामने फोटो है ये मथुरा जेल की है। ये 1870 में बनाया गया था ये जेल, और महिलाओं को फांसी देने के लिए जो प्रावधान है हमारे लॉ में, उसमें एकमात्र मथुरा जेल ही है जहां पर महिलाओं को फांसी की सजा दी जा सकती है। तो शबनम को अगर फांसी की सजा होती है तो वो स्वाधीन भारत की पहली महिला होगी जिसे हैंग किया जाएगा। और इसको लेकर के 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हमारे सीआरपीसी में प्रोविज़न है हैंगिंग को लेकर के। सीआरपीसी कहता है कि जो सिविल केसेस होते हैं उसमें हैंगिंग ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। जबकि आपको पता होगा कि हमारे पास एक आर्मी एक्ट भी 1950 है, और आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत 2 ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है कैपिटल पनिशमेंट्स देने के लिए, जिसमें एक है हैंगिंग और दूसरा जो मेथड है वो है शूटिंग्स। हालांकि ये देखने की बात है कि कितने हद तक ये बात सक्सेसफुल हो पाती है, क्या शबनम को वाकई में फांसी हो पाती है ये नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लीगल रेमेडीज इनके पास अवेलेबल हैं। देखिए क्या क्या लीगल ऑप्शंस है इनके पास जिसको यूज करके अभी भी शबनम बच सकती है। तो इनकी एडवोकेट है श्रेया रस्तोगी। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास अभी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जिनको अभी एक्सरसाइज करना या फिर जिनका यूज करना अभी भी बाकी है। इनमें से जो प्रमुखता है वो है राइट टू चैलेंज द रिजेक्शन ऑफ अ मर्सी पिटीशन। इनका जो मर्सी पिटीशन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश उन्होंने रिजेक्ट किया था, उसको चैलेंज वो करेंगी बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों के सामने ऑन वेरियस ग्राउंड्स ये इस रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन को चैलेंज करेगी। और इसके अलावा भी जो उनके पास लीगल रिकोर्सेज है वो है राइट टू फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑन द रिव्यू पिटीशन। देखिए रिव्यू पिटीशन जब आपका कैंसिल हो जाता है, ये रिव्यू पिटीशन कैंसिल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाता है कि हाँ आपको फांसी होनी है, इसके बाद भी आपके पास एक लीगल रिकोर्स बचता है, वो है क्यूरेटिव पिटीशन। ये क्यूरेटिव पिटीशन का केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद लाया गया था, और ये था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर्स केस, जो एक केस थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्यूरेटिव पिटीशन एक लास्ट रिसोर्ट की तरह पे यूज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या मेरे जजमेंट में, क्या हमारे जजमेंट में कुछ फ्लॉज हैं, क्या इसको सही किया जा सकता है, इसके लिए इसको यूज किया जाना चाहिए। और इसी केस के थ्रू ये जो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर्स केस था, इसके थ्रू ये आया था। तो क्यूरेटिव पिटीशन कैन चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ जनवरी 2020 विच अपहेल्ड हर डेथ सेंटेंस। तो देखिए ये क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू इस डिसीजन को चैलेंज कर सकती हैं।
और अगर सलीम को फांसी लगती है तो उन्हें लगाई जाएगी ये फांसी आगरा जेल में। आपको पता हो शायद कि सिंस 1984 आगरा जेल में किसी को फांसी लगी नहीं है, फांसी अभी तक दी नहीं गई है। तो सलीम बहुत दिन के बाद ऐसा कोई मनुष्य सलीम होंगे ऐसे कन्विक्ट जिनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, फांसी दी जाएगी। और इसके अलावा भी एक और लीगल रिकोर्स है जिसका यूज कर सकती हैं या जिसका यूज करेंगी शबनम और उनकी लॉयर। वो है कि हमारे लॉ में एक प्रावधान है कि अगर मल्टीपल पीपल को डेथ सेंटेंस दिया जाता है फॉर द सेम केस, देन दे हैव टू बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर। और दे हैव टू बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर का मतलब बहुत बड़ा है, यानी सलीम जब तक अपना सारा लीगल रिकोर्स एग्जॉस्ट नहीं करता है तब तक उनको फांसी नहीं हो सकती है, और जब तक उनको फांसी नहीं होगी तब तक शबनम को भी फांसी देना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये एक अवेलेबल रिसोर्स है जिसका यूज शायद शबनम करे इनडायरेक्टली थ्रू सलीम। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हाल फिलहाल में ये जो बच्चा जिसका फोटो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, शबनम का जो पुत्र है जिसका नाम मोहम्मद ताज है, वो पहले कुछ साल अपनी माँ के साथ जेल में ही रहा था, पर जेल मैनुअल जो कहता है उसके हिसाब से 6 साल या उससे ज़्यादा उम्र का बच्चा अपनी माँ के साथ या किसी भी फीमेल वुमेन इनमेट्स के साथ जेल में नहीं रह सकता है। इसके लिए उसे 2015 में एक फॉस्टर केयर में भेजा गया था, और फॉस्टर केयर जिसके पास ये रह रहा था वो सलीम के ही मित्र हैं, कॉलेज के दिनों के उनके दोस्त हैं, जर्नलिस्ट उस्मान सैफी और उनकी वाइफ है सुहिना। इन दोनों ने मिलकर के इनका पालन पोषण किया है तब से, और यह इन्हीं की देखरेख में अभी मोहम्मद ताज बड़ा हो रहा है। तो इससे पहले क्या किसी अन्य महिला को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई है, जो क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था। तो देखिए 2016 में एक रिपोर्ट आई थी ऑन डेथ पेनल्टी, इसे पब्लिश किया था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली ने, और उसमें लिखा था कि 12 वुमेन आर ऑन डेथ रो इन द कंट्री एंड ऑल बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो शबनम के अलावा भी 12 ऐसी महिलाएं हैं जिनको शायद भविष्य में हम देखेंगे ये न्यूज़ में आए कि इन्हें फांसी की सजा हुई है या फांसी की सजा होने वाली है। और इसके अलावा आपको शायद पता हो 1990 से 96 के बीच में महाराष्ट्र की एक घटना काफ़ी पॉपुलर रही थी, वो थी रेणुका शिंदे और उनकी बहन सीमा मोहन गावित। इन दोनों बहनों ने मिलकर के कुछ बच्चों को किडनैप किया था और फिर उनका मर्डर किया था, और इनका भी पिटीशन जो उस समय के राष्ट्रपति थे, तत्कालिक राष्ट्रपति, उनके द्वारा इनका मर्सी पिटीशन भी रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये भी एक केस काफ़ी न्यूज़ में था और हो सकता है भविष्य में इसको लेकर के भी हम कवर करें। तो देखिए इसके अलावा 6 अप्रैल 1998 की एक और घटना है जब एक वुमेन जिनका नाम था रामश्री, इनको भी हैंग किया जाना था मथुरा जेल में ही, क्योंकि मथुरा जेल में एकमात्र प्रोविज़न है महिलाओं को हैंग करने का। तो इनको भी हैंग किया जाना था, लेकिन इन्हें नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसका सबसे मुख्य कारण था कि इन्होंने प्रिजन में ही एक बच्चे को जन्म दिया था, और उसके बाद इनका जो डेथ सेंटेंस था उसको कम्यूट कर दिया गया। किस चीज़ में? लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की आस में मोहम्मद ताज भी है कि वो अपनी माँ को शायद इसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आधार पे बचा सके। और देखिए कम्यूटेशन का जो पावर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, इसीलिए जो मोहम्मद ताज है वो बोर्ड लेकर के बैठा है और वो याचना कर रहा है कि प्रेसिडेंट उनकी माँ की रक्षा करे, उनकी माँ को बचा ले। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक में आगे जैसे कुछ आएगा हम और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।